नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 3 कविता के बहाने कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसी पाठ 3 में बात सीधी थी पर भी काव्यांश है, लेकिन इस वर्ष के लिए उस काव्यांश को हटा दिया गया है। इसलिए केवल कविता के बहाने काव्यांश पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है, इन्होंने कविता के अतिरिक्त चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। प्रस्तुत पाठ कविता के बहाने में कवि कुंवर नारायण ने कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के प्रतिपाद्य हैं, परंतु जहां सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चे की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। कविता के बहाने काव्यांश से प्रस्तुत कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। संदर्भ वही है कि आरोह भाग 2 के से लिया गया है और कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वह चिड़िया की उड़ान से अलग है, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान होती है वह एक निश्चित सीमा तक होती है। चिड़िया क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही उड़कर जा सकती है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की जो उड़ान होती है वह किसी भी सीमा या बंधनों में नहीं जकड़ी जा सकती। इस तरह वह किसी भी बंधन से मुक्त है। उसकी उड़ान क्या है, अनंत है। इसी कारण कवि आगे कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। कवि क्या कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में जो कविता अपने भाव रूपी, उसके पंख कौन से हैं, भावना रूपी। कवि जब कविता लिखता है तो वह अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो कविता के पंख क्या है, भाव है। अब वो भाव क्या होते हैं, उनकी उड़ान अनंत होती है, उसको हम किसी सीमा पर नहीं रोक सकते। इसलिए कवि कहता है कि पंख लगाकर उड़ने का अर्थ, चिड़िया जो भाव रूपी पंख है उसके उड़ने का जो अर्थ है वह चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। क्यों? क्योंकि कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं। कविता में कवि की जो कल्पनाएं होती हैं वह किसी सीमा तक नहीं होती, वह असीम होती है। इसलिए कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने।
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। महकना क्या होता है? महकना, सुगंध बिखेरना, चारों तरफ सुगंधी बिखर जाती है तो उसको महकना कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कविता की मर्म या भाव की तुलना फूलों से की है। पहले काव्यांश में किससे की थी? चिड़िया से। अब फूलों से की है। कविता की जो विकास प्रक्रिया है और उससे जो प्राप्त होने वाला जो आनंद है, उसकी तुलना फूलों के खिलने से की गई है। कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना फूलों के खिलने की ही तरह है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कविता खिलने के बाद, कविता का जो खिलना है, भावरूपी कविता जब खिल जाती है तो उसका क्या है, वह कभी मुरझाती नहीं है। जबकि एक फूल पूर्ण विकसित होने के बाद, खिलने के बाद, वह उसके जीवन जब पूर्ण हो जाता है तो वह मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक प्रक्रिया में आ जाता है। फूल क्या है? एक समय ऐसा आता है कि जब फूल मुरझा जाता है और उसके समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि और क्या है, नियति होती है। यह नियति है कि वह एक दिन मुरझा करके समाप्त हो जाएगा। जबकि कविता क्या है, एक बार जब विकसित हो जाती है, वह विकसित होकर के क्या करती है, अमर और अमिट हो जाती है। तो कविता और फूलों का खिलना, यह एक अंतर है कि फूल खिलने के बाद मुरझाकर समाप्त हो जाने की प्रक्रिया में आते हैं, जबकि कविता विकसित होकर के उस जीवन पा करके अमर और अमिट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता की जो खिलने का मर्म है, जो कविता के खिलने का जो अनुभव है, वह फूल भी नहीं जान सकता। कवि यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते। क्योंकि कविता क्या है? कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, बल्कि सदैव नए नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील और जीवित बनी रहती है। वह अमर और अमिट हो जाती है। इस काव्यांश में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग खिलना भला फूल क्या जाने में देखा जाता है। खिलना भला फूल क्या जाने, इसमें अनुप्रास अलंकार है और मानवीय अलंकार की भी इसमें समीक्षा हुई है। मानवीकरण अलंकार कहाँ पे होता है? जब एक प्रकृति की उसको एक मानव की तरह चित्रित किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। काव्यांश आगे है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि ने बच्चों तथा उनके खेल की तुलना कविता से की है। बच्चों तथा उनके खेल से क्या है? कविता की तुलना उन्होंने की है। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की ही तरह होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। कविता के अंदर कौन से खेल होते हैं? भावों, विचारों और शब्दों के। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि निषेधों से परे होते हैं, विधि उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। बच्चे कहीं भी, कहीं बाहर भीतर, यह घर वह घर, सभी घरों में एक कर देने वाले खेल उनके होते हैं। वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की
असीम संभावनाएं, उमंग, उत्साह और क्षमताएं हैं। एक बच्चे में क्या होता है? पूरा भविष्य होता है। विकास की असीम संभावनाएं होती हैं। उनके अंदर उमंग होता है, उत्साह होता है और उनके अंदर क्षमताएं होती हैं। उसी तरह से कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। उनमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? एक रचनात्मक ऊर्जा। कविता के अंदर एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। वह भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं। उसी तरह से कविता भी जानती है। बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, उनके अंदर कोई भेद का बंधन नहीं होता, वह इन सब से ऊपर उठे होते हैं। वैसे ही कविता भी होती है। अर्थात कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, बच्चों के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता और उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता का जो स्तर होता है वह सारा संसार है। उसके लिए सारा संसार अपना है और आत्मीय है। उसका ये उद्देश्य नहीं होती, वो किसी एक विशेष के लिए कविता नहीं लिखता होता है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा उस संदेश को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाना होता है। काव्य सौंदर्य के आधार पे आपने देखा कि यहाँ पर कविता का मानवीकरण हुआ है। इसी मानवीकरण इस कविता में माना जाएगा। कविता की जो भाषा है वह सहज है और तुक प्रधान है। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव और कविता के भाव में समानता प्रकट की गई है। यह घर वह घर सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सब घर एक कर देने के माने कहकर कवि ने बच्चों का जो भेदभाव रहित जो गुण होता है उसको दर्शाया है। बच्चों, अब ये कविता यहाँ पर समाप्त हो रही है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब मैं पाठ समाप्त कर रही हूँ।